से और चंद्राकर जी की कृपा से आज मेरा पहले नंबर पे प्रश्न है। और प्रश्न पूरी तरीके से प्रदेश के स्वास्थ्य, पर्यावरण, प्रदूषण पर आधारित है। संभवतः ज्यादा समय ले सकता हूं सर। मैं तो आशा नहीं करता था कि माननीय मंत्री जी इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अच्छा, हम ये सोच रहे थे आज 25 तक जाना है करके, आज सब लोग बैठे हुए हैं, सबका नंबर लग जाए करके। और बड़ी हिम्मत से मंत्री जी ने ये प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है। मंत्री जी, आपने स्वीकार किया है कि प्रदेश में 665 औद्योगिक इकाइयां जी खतरनाक अपशिष्ट पैदा कर रही हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों में केवल 19 उद्योग में ही ऑनलाइन एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगा है। इस रफ्तार से तो सभी उद्योगों को पूरा सिस्टम में लाने में लगभग 50 साल लग जाएंगे। फिर 2047 का क्या होगा? माननीय सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि ये जो नए स्थापित उद्योग हैं उनमें ये मतलब लगाया गया है, और जो ऑनलाइन सिस्टम जो लगा है, वो जो ट्रेडिशनल जो आपने जो वर्ड यूज किया है वो ट्रेडिशनल जो पहले जमाने से लगते आ रहा है वही है, और उसमें सभापति महोदय सभी उद्योगों में लगा हुआ है। जो नए स्थापित हुए हैं 19, वो 19 का जानकारी 24, 25, 25, 26 के लिए है, बाकी पुराने जो है उसमें पहले से लगा हुआ है। तो शायद वो संख्या भी बताने देनी थी आपको। जी, मैं आपको याद कराना चाहता हूं, वैसे याद तो करते ही होंगे जी। फ्राइडे फरवरी 23, 2024 को आपने बताया था कि 163 उद्योग ऐसे हैं जी जो कि अलर्ट की श्रेणी में आते हैं। हानिकारक प्रदूषण वाले उद्योगों की संख्या 163 है, और आज आप बता रहे हैं 665 है। कि ये इतनी गति से कैसे बढ़ गया, इस पर कोई जानकारी देना उचित समझेंगे? जी, माननीय सभापति महोदय, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए ऐसा लग रहा है। जो ऑनलाइन कंटिन्यूएशन एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम है OCEMS, जो पहले से जो सिस्टम चला रहा है वो है, उसके अंतर्गत 665 हैं। लेकिन जो इसमें जो प्रॉब्लम आता था वो मैं बताना चाहूंगा कि ये पूरे देश में यही सिस्टम चलता है मॉनिटरिंग के लिए, बट इसमें हम लोगों ने ऑब्जर्व किया व्यवहारिक रूप से कि जो जैसे चिमनी है, चिमनी में धुआं निकल रहा है, तो जो धुआं निकल रहा है उसमें प्रस्पिरेटर रहता है, जिसको चालू करने से वो पार्टिकल्स को रोकने का काम करता है। बट ये व्यवहारिक समस्या, व्यवहारिक रूप से ये बदमाशी का शिकायत आता रहता है कि बिजली बचाने के लिए इस ESP को बंद कर दिया जाता है, ये आता रहता है। लेकिन क्या होता है सभापति महोदय, ये जो ऑनलाइन कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम है जो पूरे देश भर में चलता है, इसको थोड़ा सा लोग ट्विस्ट करके मिसयूज कर लेते हैं। और क्या होता है, कई जगह सब लोग करते हैं, समय नहीं बोल रहा हूं, कई जगह सच बिला शिकायत कि उसमें जो एमिशन हो रहा है, उसमें जो गैसेस हैं उसका डेटा जो है पहले उनके सर्वर में जाता था, उस सर्वर से लिंक होता था डिपार्टमेंट का जो सर्वर है उससे। तो उसी के जगह हमने अपने से ही, ये कोई कानून में नहीं लिखा है न कहीं पे लिखा है, लेकिन अपने से ही हमारी सरकार आने के बाद हमने इसका जो बेस्ट और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन क्या हो सकता है, जिससे इस तरह का डेटा मैनिपुलेशन करके कोई उद्योग प्रस्पिरेटर को बिजली बचाने के लिए बंद करके लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना कर सके, इसके लिए हमने CG निगरानी पोर्टल बनाया, और इसमें IoT जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज कर रहे हैं। और जो 163 माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने उद्योगों की बात जो कही है, वो इसके IoT के दायरे में जो अत्यंत जो इस तरह के गैस एमिशन करते हैं उसके दायरे में है, और उसकी संख्या भी एक और बढ़ गई है, अभी 163 से 164 हो गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन 164 में से 124 में IoT वाला जो नया अपग्रेडेड सिस्टम है
वो 164 में से 124 में हमने अपने इनिशिएटिव से, हमारी सरकार आने के बाद लगाया है। इसमें डेटा मैनिपुलेशन कोई नहीं कर पाएगा, प्रेस्पिरेटर कोई भी बंद करेगा। अभी भी हमने कई मॉनिटरिंग कर ली और कई कार्रवाइयां भी उसके आधार पर की हैं कि अभी जो डेटा एमिशन करेगा वो तुरंत हमारे सर्वर में डायरेक्ट आ रहा है। और पहले जो ऑनलाइन सिस्टम लगाने की जिम्मेदारी होती थी वो पहले उद्योग के स्वयं की होती थी, लेकिन अब जो है इसको हम एक्स्ट्रा अपने से अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के साथ पर्यावरण बोर्ड के खर्चे पे पर्यावरण बोर्ड लगा रहा है। तो 164 में 124 में लग गया है, 40 बचे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को पूरा आश्वस्त करना चाहता हूं, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि 1-2 महीना के अंदर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे 164 में, और इसका और भी परीक्षण कराएंगे कि और कोई भी इंडस्ट्री को इसके दायरे में। पहले चरण में हमने ज्यादा जो डेंजरस है उनको लिया था, जहां डेटा मैनिपुलेशन तुरंत रोकने की आवश्यकता थी। आगे हम इसका और विस्तार करने के संबंध में इनिशिएटिव लेंगे। जो 19 है वो अभी जो नए लगे उसका डेटा है, बाकी सब में ऑनलाइन सिस्टम लगा हुआ है। आपने उसी भाषण के दूसरे तीसरे लाइन में कहा था, हम उसको विभागीय खर्च से इंस्ट्रूमेंट को डायरेक्ट उसकी चिमनी में लगा रहे हैं और वह डेटा उसके सर्वर के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट हमारे सर्वर में आएगा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि सरकार ने जब शासकीय खर्चे से लगाने का किया था तो आपने कोई उसको राशि स्वीकृत की है? उसके लिए क्या कितनी राशि दिया है? क्या आपने किसी बजट में प्रावधान किया जी डायरेक्ट दे दिया? माननीय सभापति महोदय, इसमें पूरे टेंडर प्रक्रिया के साथ उस मशीन का निर्धारण करते हैं। मशीन कोई 4-5 लाख रुपए के आसपास की होती है, एग्जैक्ट मेरे को अमाउंट अभी याद नहीं है, पर 4-5 लाख रुपए के आसपास का मशीन रहता है और सरकारी विभागीय प्रक्रिया के अनुसार उसको क्रय किया जाता है। और उसमें बजट प्रावधान की हमको आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जो हम पेनाल्टी अधिरोपित करते हैं इंडस्ट्रीज पे, जो पॉल्यूशन प्रदूषणकारी जो भी उद्योग है उस पर पेनाल्टी करते हैं, फ्लाई एश पर पेनाल्टी करते हैं, इस तरह के जो पेनाल्टी इंपोज करते हैं उस पेनाल्टी की राशि से ही उसको हम लगवा रहे हैं। और पेनाल्टी की राशि पर्याप्त है, उसके लिए और अतिरिक्त बजट की आवश्यकता नहीं है, न ही कोई बजट, सरकारी बजट डायरेक्ट बजट के माध्यम से खर्च नहीं किया गया है। पेनाल्टी के अमाउंट से ही उसको लगाते हैं और उसके लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध है। वैसे आपने अभी कुछ कम संख्या ही बताया है, 163 जो भी है 126। मैं ये जानना चाहता हूं कि 665 इकाइयों की जो सूची पुस्तकालय में रखी है जी, उसमें से कितनी इकाइयों का पिछले 2 वर्ष में भौतिक सत्यापन आपने कराया और कितने इकाइयों पर मानकों का उल्लंघन करने का आरोप पाया गया? माननीय सभापति महोदय, ये जो मूल रूप से प्रश्न है ये हजार्डस मेटल के बारे में माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने पूछा है। जहां तक वो भौतिक निरीक्षण की बात है, भौतिक परीक्षण की बात है, तो जो इन्वायरमेंट लॉस में रेगुलर उसका फिजिकल वेरिफिकेशन के नॉर्म्स लिखे हुए हैं और कितने कितने दिन में करना है वो भी पूरा लिखा हुआ है। तो उसके अनुसार जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो जाकर रेगुलर भौतिक निरीक्षण कर रहे हैं। और जो हजार्डस मेटल के मामले हैं उसमें भी काफी व्यापक कार्रवाइयां की गई हैं। हजार्डस मेटल जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें वो ईयरवार पूरी जानकारी यहां पर है। और जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को भी मैं जो जानकारी उपलब्ध कराया हूं वो 200 पेज से अधिक की जानकारी है, तो उसमें भी पूरा डिटेल है। तो लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं सभापति महोदय। एक विषय जरूर मैं आपके समक्ष में लाना चाहूंगा कि प्रदेश में पिछले 2-2.5 दशकों में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अनेक प्रकार के उद्योग लगे पिछले 25 सालों में। तो उसमें एक विषय होता था सभापति महोदय कि जैसे कई जगह आरओ ऑफिस हैं जो पर्यावरण विभाग के, उनका सेटअप बहुत सीमित होता था। तो बहुत कम जगहों पे वो बैठते थे, जैसे जांजगीर जिला, शक्ति जिला, माननीय सदस्य का जो क्षेत्र है उनमें आरओ नहीं बैठते थे। 25 साल से ऐसी व्यवस्था नहीं थी, जबकि इन 25 सालों में बहुत सारे औद्योगिक गतिविधियां वहां बढ़ी हैं। तो मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि ऐसा हमने फिर से सेटअप को इन 25 सालों बाद रिवाइज किया है और जहां जहां ज्यादा जरूरत है वहां नए पोस्ट भी क्रिएट किए हैं और उसकी भर्ती प्रक्रिया भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। विदिन अ ईयर, लगभग 1 साल के भीतर उन सब जगहों में आरओ भी बैठेंगे, तो उससे और अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग और कार्रवाइयां हो पाएंगी, फिजिकल वेरिफिकेशन हो पाएगा। माननीय सभापति जी, ये मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने परिशिष्ट में इतनी बड़ी मुझे जानकारी दी है।
और इसमें जितने भी 665 उद्योग हैं उसके बारे में तो नहीं, तो फिर भी मैं एक दो बार पूछना चाहता हूं। जैसे कोरबा का बाल्को, वहां किस किस प्रकार के अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं और उनके निपटान के लिए आपने क्या क्या व्यवस्था की है? और सिर्फ कोरबा का ही, बाल्को का ही प्रश्न है, इसलिए मुझे बता सकते हैं आप कि कौन कौन अधिकारी वहां देखने गए थे, कब कब गए थे? इतना मैं आपसे जानकारी चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, बाल्को के जो हजार्डस वेस्ट हैं वो निश्चित रूप से अत्यंत ध्यान देने वाले विषय हैं और उसमें जो और हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस भी होते हैं वो। इसके लिए सभापति महोदय, एक जो प्रथम सबसे ज्यादा जो बहुचर्चित हजार्डस मेटल है वो एसपीएल है, स्पेंट पॉट लाइनिंग है। इसकी जो पूरी क्वांटिटी है ईयर वाइज पूरी जानकारी मेरे पास रखी हुई, कितनी क्वांटिटी उत्सर्जित हुई, उसका किस किस तरह से निराकरण हुआ, वो मैं पूरी जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा। दूसरा जो वहां पे हजार्डस मेटल निकलता है वो यूज्ड एनोड बट है। तीसरा जो निकलता है वहां पे 4 प्रकार के टोटल निकलते हैं हजार्डस मेटल सभापति महोदय। ये केमिकल नाम है अलग अलग, तो इसकी जानकारी मैं उपलब्ध करा दूंगा। कैथोड रेसिड्यू है, वो भी है। तो 4 प्रकार के टोटल हैं बाल्को के संदर्भ में। इनके निपटान के संदर्भ में मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को और पूरे सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि इसके निपटान जो हजार्डस मेटल होते हैं उनके निपटान के संदर्भ में भी जो एक बड़ा काम पिछले साल हुआ है वो CTSDF है सभापति महोदय, कॉमन ट्रीटमेंट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी। ये बहुत सारे राज्यों में नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी नहीं था। 50 एकड़ क्षेत्र में CSIDC उद्योग विभाग के अंतर्गत आने वाली CSIDC संस्था ने इसको PPP मॉडल पे विकसित किया 50 एकड़ क्षेत्र में। और जो भी हजार्डस मेटल जो रिसाइकल करने योग्य होते हैं उनको रिसाइकल किया जाता है। रिसाइकल जो नहीं, मतलब जो यूज करने वाले होते हैं, जैसे सीमेंट वगैरह की इंडस्ट्री में 600 डिग्री से अधिक का तापमान रहता है, तो वहां पे कई मेटल ऐसे होते हैं जो बिना कोई हेल्थ हजार्ड के वहां डिस्पोज हो जाते हैं। तो जो बच जाता है लास्ट में उसको लैंडफिल में डिपॉजिट करने के लिए डंप करने गया है और ये 50 एकड़ का साइट डेवलप किया गया है। और इसकी इतनी क्षमता है कि ये 60,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक को उसमें हम डिपॉजिट कर सकेंगे। और 30 सालों तक के लिए ये अभी जितनी इंडस्ट्री है छत्तीसगढ़ में और जितने हजार्डस मेटल क्रिएट हो रहे हैं और जो रिसाइकल नहीं हो पाते हैं उनको 30 सालों तक डिपॉजिट कर सकेगा। इतनी बड़ी व्यवस्था 23 मई 2025 को प्रारंभ हुई है हमारी सरकार आने के बाद। इससे निश्चित रूप से हजार्डस मेटल के डिस्पोजल को एक नया आयाम मिलेगा। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा सभापति जी कहिए ना। दूसरा मैं कहना चाहूंगा सभापति महोदय कि हमने और एक भी प्रयास, मतलब अभी अपने विभाग से एक और इनिशिएटिव लिया है कि ये जो हमने सेंटर बनाया है डिस्पोजल के लिए, उसमें दूसरे राज्यों का जो डिस्पोजल होगा उसको हम यहाँ पे नहीं लेंगे, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का ही लेंगे और उसको डिस्पोज करेंगे। ये भी हमने व्यवहारिक तौर पर एक प्रक्रिया अपनाई है। माननीय मंत्री जी, आपने 4 हजार्डस मेटल का यहाँ जिक्र किया है और ये चारों के चारों बहुत खतरनाक हैं स्वास्थ्य के लिए। इसके अलावा भी जैसे NTPC है, ACCL है, बाल्को है, यहां से रोज यदि आपके पास आंकड़े हो तो बताइए जी कि कितने यहां से राखड़ उत्पन्न होते हैं, उसका कैसे यहां से वहां डिस्पोज करते हैं। और आजकल कौन कौन ठेकेदार रायपुर के लगे हैं उसे डिस्पोज करने के लिए। माननीय सभापति महोदय, ये हजार्डस मेटल पर था, राखड़ उस हजार्डस मेटल कैटेगरी में नहीं आता। लगभग रोज ही फ्लाईएस पे क्वेश्चन आते रहते हैं और मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को भी कई बार फ्लाईएस हजार्डस मेटल ही बता दीजिए। राखड़ का प्रश्न वापस लेता हूं क्योंकि वो मामला गड़बड़ है। नहीं, पूरा उसमें भी बहुत SOP बना के बहुत सारी कार्रवाइयां की गई हैं सभापति महोदय। अभी हजार्डस मेटल में क्या जानकारी चाह रहे हैं? SPL आपने कहा जी यूज्ड एनॉइड की बात हुई जी। इस तरह से 2 आपने और बताए। हाँ, क्योंकि टोटल आपके परिशिष्ट में ये ज्यादा नहीं था जी, तो मैं ज्यादा अध्ययन नहीं कर पाया हूँ, करूंगा अभी। ये तो जितना अध्ययन करोगे उतना उसमें नहीं। एक्चुअली ये पूरा डिटेल में जानकारी दे देता हूँ। स्पेंट पॉट लाइनिंग जो है उसके लिए क्या, उसके लिए जो SOP है उसके तहत
कितने लोगों को परमिशन मिला है और किस तरह से डिस्पोजल हुआ है, और यूज्ड एनॉट बट्स उसका किस तरह से कितना उत्पादित हुआ और उसका कितना डिस्पोजल हुआ है। एल्यूमिनियम ड्रॉस 11.5 ये जो तीसरा है उसका कितना हुआ है, और रिफैक्ट्री मटेरियल उसका कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसका कितना प्रोडक्शन हुआ है और उसका किस तरह से डिस्पोजल किया गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रश्न और आपके जवाब इसके बाद में एक बार नेता प्रतिपक्ष साहब बैठ जाएंगे और बैठ करके उसको पूरा जो चाहते हैं वो उपलब्ध करा दिया और उसको बता देंगे जी, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है, 15 मिनट से ऊपर हो गया है। क्वेश्चन तो बहुत लंबा है, उसको मैं बहुत जवाब भी आ रहा है और वो जवाब जो बता रहे हैं कि इसमें ऐसा है इसमें ऐसा है, तो आप क्या समझेंगे उसको, हम क्या समझेंगे? कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए वो बैठ जाएंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। वही तो बैठते नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। नहीं, वो बैठ जाएंगे आपके पास। हमारे उनके घर मैं बोल रहा हूँ बैठ जाएंगे आपके पास में, बता रहा हूँ, हमारा इनका तो मंत्री जी बैठ जाएंगे ना 100%। सभापति महोदय, अभी भी क्वांटिटी अगर जानना चाहें तो मेरे पास टेबल पूरा बना हुआ है, पढ़ने में मतलब इतने सारे फिगर हैं। आप मुझे अलग से उपलब्ध करा दीजिए। जी निश्चित रूप से उपलब्ध। और आपका घर और मेरा घर लगा हुआ है तो राघवेंद्र सिंह जी नहीं अभी करेंगे। राघवेंद्र, खतरनाक कचरा सीधे तौर पर जौन शास्त्र से जुड़ा हुआ है सर, और इससे पूरा जीवन चाहे आदमी का हो पशुओं का है कुछ न कुछ होते रहता है, किसी को बीमारी, किसी को हार्ट अटैक। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपका क्षेत्र हो गया रायगढ़ मान लें, मेरा क्षेत्र हो गया कोरबा मान लीजिए, और आप सबका क्षेत्र हो गया रायपुर, तो क्या इन तीनों जगह में हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए कुछ प्लान आपने बनाया है, कराएंगे और कब तक कराएंगे? हेल्थ इम्पैक्ट जी असेसमेंट जी, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, कहाँ कहाँ से कितने धुएं, कितने कार्बन डाइऑक्साइड, कितने क्या निकल रहे हैं, उसका एक परीक्षण करा देते। 25 साल तो हो गए अब अपने को छत्तीसगढ़ को जी, तो लोग बचने को उपाय करेंगे। प्रश्न काल है कि चर्चा काल है? चर्चा काल है, मैं इसीलिए तो बोल रहा था। हो रहा है तो आपस आप में भी चर्चा कई हो करा रही है, देंगे समझ में नहीं आ रहा। आप भी कई नए प्रयोग करते रहते हैं, एक आध दिन मुझे तो दे दीजिए। जी माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। विशेषकर 1990 के दशक से लगातार छत्तीसगढ़ में औद्योगिकरण हुआ है, और मैं आपको आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि पिछले 2 सालों में जो ये हेल्थ हजार्डस मटेरियल्स हो या फ्लाई एश हो, ये इस तरह की गतिविधियों में सुधार लाने के लिए हमने बहुत सारे अच्छे सकारात्मक प्रयास किए हैं। उद्योग जो आज स्थापित सभापति महोदय, आज की परिस्थितियों में ऐसा तो हमारे पास चॉइस नहीं कि उसको हटा दें, कि उखाड़ के फेंक दें, आर्थिक विकास के भी अंग है, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से जो कदम नियम कानून में है उसको हम सख्ती के साथ, पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ लागू कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जहां तक हेल्थ इंपैक्ट असेसमेंट की बात आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कही है, वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में भी हेल्थ डिपार्टमेंट से चर्चा करके सकारात्मक प्रयास जरूर करेंगे। अध्यक्ष महोदय, कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मगर बाजारों में ये बात है कि यहां से जो असेसमेंट करने या जांच करने जाते हैं उसकी खबर उस इंडस्ट्री को पहले लग जाती है। चाहे जितने भी कोल वासरी हैं जहां हैं, तो वहां जाते हैं तो अक्सर कोल वासरी बंद पाया जाता है और उत्सर्जन कुछ नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ये इसलिए हो रहा है कि पर्यावरण का कोई अलग से कार्यालय नहीं है, पर्यावरण का सिर्फ मंडल है। तो मंडल में जो लोग कमंडल लेके बैठे हैं उसमें कुछ सुधार कर दीजिए। माननीय सभापति महोदय, पर्यावरण का कार्यालय क्षेत्रीय स्तर पर भी है, रीजनल लेवल पे ही है, रीजनल ऑफिसर्स हैं प्रदेश के अलग अलग जगहों में। और जैसा कि मैंने आज ही इसी प्रश्न के दौरान बताया कि 25 साल से उस सेटअप का रिवीजन नहीं हुआ था, उसको भी विभाग ने रिवीजन किया है। और जांजगीर जैसे जगह में जहां अभी नए आरओ पोस्ट स्वीकृत हुआ है, जो अभी बिलासपुर आरओ ही देखता था वहां के काम को, शक्ति तक के काम को, तो वो भी हमने स्थापित किया है। और हम तो ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, आईओटी बेस्ड टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, जिससे कोई डेटा का मैनिपुलेशन भी नहीं कर सकता। तो इस दृष्टिकोण से मैं कहना चाहूंगा कि एक पर्याप्त सेटअप के साथ, पर्याप्त मैन पावर के साथ इस पर काम चल रहा है। और आगे और 25 साल तक जो रिवीजन नहीं हुआ था, वो रिवीजन भी पिछले साल किया गया है। तो इसके सकारात्मक रूप से प्रयास जारी रहेंगे। सभापति राघवेंद्र सिंह जी,
आदरणीय, मेरा एक छोटा सा इसी पर सवाल है। जैसे आपने कहा कि एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो नए इंडस्ट्री में आप लगवा रहे हैं, और आईओटी का जो सिस्टम है जो 164 आपने बताया कि पुराने में कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि नेता प्रतिपक्ष ने एक आरोप लगाया, वो कई जगह देखा जाता है कि पर्यावरण के जो लोग चेक करने जाते हैं उन्हीं के द्वारा कभी कभी ऐसा पाया जाता है कि वो पूरी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। तो क्या आप एयर क्वालिटी इंडेक्स के मॉनिटर्स आसपास के गांव में इंस्टॉल करवाने का वो करेंगे, आदेशित करेंगे, ताकि उसका ये एक सोशल ऑडिट का भी एक बहाना हो जाएगा कि सामने ही दिखता रहेगा कि कितना सही और कितना गलत हो रहा है। तो इन दोनों में क्या आप एयर क्वालिटी इंडेक्स की मॉनिटर्स जो है क्या वो इंस्टॉल करेंगे? और दूसरा, क्या पुरानी इंडस्ट्रीज में एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम का लागू करने का आपका कोई प्लान है? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो गया लगता है। जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम की चर्चा किया था 19 इंडस्ट्री में, वो सभी इंडस्ट्री में लगाया गया है। वो डेटा 2024-25 और 25-26 का माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने पूछा था, इसलिए वो 2 साल का डेटा था। जो नए लगे उसमें नया बना, उसी का डेटा दिया गया था। बाकी लगाया सभी इंडस्ट्री में गया है सभापति महोदय। और जो माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है कि जो मॉनिटर बेस्ड जो रिफ्लेक्शन हो एयर क्वालिटी इंडेक्स का और अलग अलग गैस के एमिशन का, उसके संदर्भ में कई मॉनिटर इन्वायरमेंट बोर्ड ने ऑलरेडी लगाए हुए हैं और उसकी संख्या को निश्चित रूप से भविष्य में बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक प्रयास करेंगे। सुनील सोनी, बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बस आखिरी, जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, क्या आप ये सुनिश्चित करेंगे कि उनमें ये प्रायोरिटी में एक टाइम बाउंड में लग जाए मॉनिटर्स? निश्चित रूप से सभापति महोदय, मैंने आपसे कहा कि सकारात्मक प्रयास करेंगे। माननीय सदस्य से हम चर्चा भी करेंगे और जहां जहां पे ज्यादा इश्यूज हैं उस दिशा में, उस इंडस्ट्री के परिसर में भी लगवाने के लिए हम कंपेल भी करेंगे। कई चीजें नियम अलाउ करती हैं, एक्ट में कई चीजों का प्रावधान है, कई चीजों का नहीं है, फिर भी हमने बहुत सारी स्टेप, जैसा कि इस क्वेश्चन में भी मैं बताया, विभागीय चर्चा में बताया, बहुत सारे स्टेप व्यवहारिक रूप से नियम में नहीं, फिर भी हमने जो जरूरी है उसके लिए लिए हैं और लेते रहेंगे। श्री सुनील सोनी। धन्यवाद सभापति जी। मेरा प्रश्न जो है वो आम लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित है। छातीम झाड़ जो है बहुत बड़ी संख्या के अंदर में लगे हैं, बहुत हरा रहता है और इससे अस्थमा हो रहा है, सांस की बीमारी हो रही है, एलर्जी हो रही है और इसके अनेक उदाहरण आए। और अगर आप देखेंगे तो वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च करके और सभी लोगों ने कहा है कि ये छातीम झाड़ जो है यह हानिकारक है। और इस बात को संज्ञान में लेकर मध्य प्रदेश सरकार, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, इन्हें सब राज्यों ने इसके ऊपर में रोक लगा दिया और उसके स्थान पर जो है वो रोड अपने नीम, पीपल ऐसे झाड़ लगाना प्रारंभ किया। एक उदाहरण मैं माननीय मंत्री जी को पहले भी दे चुका हूं। हाल ही में एक पेड़ मां के नाम, आप प्रश्न करें। मैं प्रश्न कर रहा हूं, प्रश्न ही कर रहा हूं मैं। एक पेड़ मां के नाम, इसका अभियान पूरे देश भर के अंदर में चला, मोदी जी के आह्वान पर, मोदी जी के नेतृत्व में। और मध्य प्रदेश सरकार ने जो उस समय छातीम के झाड़, मेरा प्रश्न यही है, छातीम के झाड़ जो लगे थे और उनको तत्काल हटाकर उसमें रोक लगाकर 9/1/2026 को इसका आदेश जारी किया कि इसके स्थान पर जो है नीम और पीपल के झाड़ लगाया जाए। मेरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री जी इन पेड़ों के स्थान पर नीम, पीपल जैसे जो ऑक्सीजन देने वाले झाड़ है या फल के झाड़ है वो लगाएंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य की चिंता बहुत जायज है। पेड़ लगाया ही जाता है सभापति महोदय कि लोगों के हेल्थ को फायदा हो, पर्यावरण को फायदा हो। अगर कोई पेड़ हेल्थ को नुकसान कर रहा हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो निश्चित रूप से उस पर हम सकारात्मक प्रयास करेंगे। इस पर माननीय सदस्य के प्रश्न के बाद उनसे अनौपचारिक चर्चा भी हुई थी, तो उस पर जो सभापति महोदय आया, पहला विषय आया था कोनोकार्पस का, जो मैंने स्टडी करवाई कि छातीम के अलावा तो पहला जो एक और विषय आया कोनोकार्पस का। तो जो सेंट्रल इंपावर्ड कमिटी है सभापति महोदय इन्वायरमेंट के संबंध में, उसने कोनोकार्पस के संबंध में एक रिसर्च प्रकाशित किया है, वो मुझे मिला है। तो उस पर हम निश्चित रूप से
उसको बैन करने का काम करेंगे ही। जहां तक सप्तपर्णी एलेस्टोनिया जिसको बोलते हैं बॉटनिकल नेम के हिसाब से, उसके बारे में अभी कोई अध्ययन मेरे को नहीं मिल पाया फिलहाल अभी विभाग के लोगों को। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो अन्य राज्यों का जो आदेश है वो हमको जरूर मिला है। मध्य प्रदेश का भी आर्डर मैंने देखा है, उन्होंने कोनोकार्पस के लिए भी लगाया है, उन्होंने सप्तपर्णी के लिए लगाया है। तो मैं आपको पहला चीज तो आपके माध्यम से सदन को ये आश्वस्त करना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि भविष्य के लिए हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, वन विभाग से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, इन सब से सामंजस्य करके भविष्य में नहीं लगाने का प्रतिबंध तो लगा ही देंगे। अगर 1% भी डाउट है तो क्यों उसको नया लगाया जाए, इस पर हम प्रतिबंध लगवा ही देंगे सरकार में उचित समन्वय करके उचित विभाग से। जहां तक लगे हुए पेड़ हैं उनके संबंध में माननीय सदस्य के साथ हम बैठ जाएंगे, उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उनको ले लेंगे, विभाग से और रिसर्च करा लेंगे। और क्योंकि लगा हुआ पेड़ है सभापति महोदय, इसलिए मैं इतना बोल रहा हूं। तो अगर उस पे रिसर्च जो भी हमको मिलता है, कोई साइंटिस्ट और जो भी बेस्ट मिल जाता है, तो उस पर भी हम निश्चित रूप से सकारात्मक प्रयास करेंगे। भविष्य में लगाने के लिए तो प्रतिबंध अनिवार्य रूप से हम लगा देंगे सभापति महोदय। और जहां तक पीपल पेड़ का जिक्र किया है माननीय सदस्य ने, तो मैं अवगत कराना चाहूंगा आपके माध्यम से सदन को कि रायपुर में भी जब हम लोग प्रशासन में थे तो पीपल फॉर पीपल अभियान चलाकर बहुत सारे पीपल पेड़ लगाने का काम किए थे। कटोरा तालाब जैसे जगहों में आप जाएंगे तो बहुत अच्छे से दिखेगा, गार्डन में, शमशान में, सब जगह। अभी नवा रायपुर में भी पीपल फॉर पीपल अभियान बड़े स्तर पे लागू किया जा रहा है और एक पीपल सिटी के रूप में नवा रायपुर को विकसित करने की योजना है, क्योंकि पीपल हमारी आस्था का भी प्रतीक है। 100 साल से अधिक वर्ष तक जीवन जीता है, हमको ऑक्सीजन देता है, दिन के साथ साथ रात में भी ऑक्सीजन देता है। इसलिए पीपल फॉर पीपल अभियान अभी नवा रायपुर में भी चलाया जा रहा है, तो उस पर ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं सभापति जी। कोनोकॉपर्स के संदर्भ में अभी कहा, मेरा एक प्रश्न में है, ये झाड़ भी जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, रिसर्च में मिल गया। और मेरा मंत्री जी से कहना है, इतने सारे राज्यों का मैं नाम ले रहा हूं, आपको ऑर्डर भी मैंने दिया है, तो कोई कारण है तब तो रोक लगाया भाई, नहीं तो बेवजह रोक नहीं लगाते। लगे हुए वृक्ष जो है मध्य प्रदेश ने 9/1/2026 को हटाना प्रारंभ कर दिया। तो मेरा अनुरोध यह है कि इस पे निर्णय लेंगे और कब निर्णय लेंगे इसका बता दें। रायपुर में बहुत बड़ी संख्या में है, इसको हटाकर जैसा आपने कहा जो अभियान, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। पीपल के झाड़ का आप अभियान चलाए, नीम का भी चला दीजिए, मैंने अभी लगाया है सब नीम के झाड़ जो है। तो इसके ऊपर में शीघ्र निर्णय लेंगे और कब लेंगे। माननीय सभापति महोदय, भविष्य के लिए प्रतिबंध कोनोकार्पस का तो रिसर्च पेपर मिल गया है मेरे को, राज्यों का ऑर्डर मिला है सभापति महोदय, लेकिन किस रिसर्च के आधार पे, किस साइंटिस्ट के अभिमत के आधार पे, कौन से खोज के आधार पे उसको किया गया है, वो आधार नहीं मिल पाया था। मैं 2-3 दिन विभाग वाले खोज रहे थे, तो कोनोकार्पस का मिल गया सभापति महोदय। तो हम क्या थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि नई बात है जी। पहले तो क्षमा चाहूंगा सभापति महोदय, बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि छातिम के बारे में तो ये कहा गया कि ठीक है, उसमें जो जनरल जो चर्चा है, परसेप्शन है कि उसमें अस्थमा का है, लेकिन कोनोकार्पस के बारे में जानकारी नहीं थी, आप नई जानकारी दे रहे हैं, तो उसमें कौन सी बीमारी होती है, क्या है? जी सभापति महोदय, हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, सांस संबंधी बीमारियां होती, इतना मुझे जनरल आइडिया है। साइंटिफिक रिसर्च का जो भी पेपर है माननीय सदस्य को मैं उपलब्ध करा दूंगा, जो सेंट्रल इंपावर्ड कमिटी का जो फाइंडिंग्स है उसको। बाकी कोनोकार्पस के बारे में तो रिसर्च मिल भी गया है, तो उस पर निश्चित रूप से हम प्रतिबंध लगाने की दिशा में काम करेंगे। सप्तपर्णी के लिए, भविष्य के लिए, एलेस्टोनिया के लिए भी हम भविष्य में ना लगाया जाए, इसका आदेश निश्चित रूप से विभागीय समन्वय करके जारी कर देंगे। जो लगे हुए पेड़ सभापति जी, उसको हटाने की दिशा में भी माननीय सदस्य के साथ बैठकर सकारात्मक कदम। सभापति जी, अरे मेरा प्रश्न हो जाए भाई, कोनोकॉपर बहुत गंभीर विषय है और बहुत बड़ी तादाद में रायपुर में लगा है और अस्थमा की बीमारी फैल रही है। इसके मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं। नया रेस्ट हाउस में लगा है आपके, और लोग इसको काटने के लिए आवेदन भी दे रहे हैं। उस पे निर्णय आप लीजिए, मेरे कब लेंगे इसको बताइए। एक कोनोकॉपर्स जो है वो पेड़, आप कॉलोनियां देखेंगे रायपुर शहर के अंदर में, नई कॉलोनी से लेके पुरानी कॉलोनी में बहुत तेजी के साथ में लग रहे हैं। उसको क्या हटाएंगे क्या या काटेंगे क्या?
जी, माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य का प्रश्न है अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत सकारात्मक तरीके से पहल करने के बारे में स्पष्ट रूप से बात कही है। अब सभापति महोदय, साइंटिस्ट मैं तो खुद हूं नहीं कि जो मतलब इसका पूरा चीज मैं बता सकूं। लगे हुए पेड़ हैं, इसलिए मैं इतना हेजिटेट कर रहा हूं कि भाई रिसर्च पेपर निकाल के अगर उसमें हजार्डस पाया जाता है तो निश्चित रूप से हटाने का काम भी करेंगे। मंत्री जी मेरा आग्रह है, देखो आप आईएएस और युवा है, आप समझ रहे हैं, आप रिसर्च करते हैं। जो पेड़ स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, आम जनता के स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, उसको नहीं हटाएंगे क्या? एक पेड़ माँ के नाम जो है वो मोदी जी अभियान स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, पर्यावरण ठीक करने का अभियान चला है, तो उसके मेरे को आप जवाब दें। बहुत बढ़िया प्रश्न आया है सभापति महोदय, और सोनी जी ने बहुत गंभीर मामला उठाया और हम सब लोग चिंतित भी हैं, मंत्री जी भी उतने ही चिंतित हैं। और चूंकि पूरी जानकारी का बहुत सारे वृक्षों के बारे में, अभाव के बारे में भी बताया है उन्होंने और नया स्टडी के बारे में बताया है। मेरा निवेदन ये है, क्योंकि सुनील सोनी जी ने प्रश्न उठाया है, तो सुनील सोनी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दें और उसमें कुछ अधिकारी रह जाएं, कुछ विधानसभा सदस्य रह जाएं और इसका अध्ययन करके अगला जो सत्र है वहां तक रिपोर्ट सबमिट कर दें, कौन उचित है अनुचित है, क्योंकि सारी जानकारी आ नहीं पा रही है। इसलिए सोनी जी की अध्यक्षता में कमेटी बना दी सभापति महोदय, अध्ययन करके अगले सत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करके फिर उसमें जो कार्रवाई करना सरकार कर ले। यदि आप ट्रेजरी बेंच सहमत है तो कर लेना चाहिए। एक मिनट सर, मैं भी पूछ लूं। देखिए, मामला सिर्फ इतना है कि रायपुर शहर में जो झाड़ लगे हैं उसके कारण अस्थमा फैल रहा है। माननीय मंत्री जी ने उसमें रिसर्च भी कराया है। कोई एक झाड़ के बारे में रिपोर्ट आ गई है कि वो खराब है, दूसरे के बारे में आना है। तो चलिए, जो खराब रिपोर्ट, जो हानिकारक है, जो रिपोर्ट आई है, मैं समझ रहा हूं कि झाड़ में टंगिया चलाने के लिए आपका दिल गवाही नहीं दे रहा है, जो मैं समझता हूं मंत्री जी। हरे भरे वृक्ष को कैसे काटा जाए, लेकिन वो हरा भरा वृक्ष जिंदा इंसान को भी ठूंठ बना देगा, इसलिए उसको काट दिया जाए। तो सीधा सीधा बोल दीजिए कि जो नुकसानदायक झाड़ है उसको काट देंगे, बाकी का रिसर्च करके फिर आप इसमें राम कुमार जी, ये हरा भरा, सभापति जी मेरा आखिरी प्रश्न है, सभापति जी आखिरी प्रश्न है, ये हरा भरा इसलिए है और गर्मी में इसलिए ज्यादा हरा भरा रहता है क्योंकि ये जल स्रोत को भी खराब कर रहा है। इसका भी वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके इसके ऊपर में कमिट किया है। जी, सदस्य छातिम के बारे में पूछा जी, और आपके पास उसका कोई रिपोर्ट नहीं है। आपने जो जानकारी दी है वो कोनो कार के बारे में जानकारी दे रहे हैं, दोनों अलग अलग जानकारी बताया। बिल्कुल सही बात है। मैं आप उसी तरह का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपसे असहमत नहीं हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि सब लोग स्वास्थ्य के मामले में चिंतित हैं, इसका एक कमेटी बना दे सुनील सोनी जी की अध्यक्षता में और वो अगले सत्र तक प्रस्तुत कर दें, इसमें कौन सी बड़ी बात है। माननीय सभापति महोदय, मेरा इतना ही कहना है, इस पर विभाग पूर्णतः गंभीर है और माननीय सदस्य ने जो विषय लाया वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि इसके लिए मैं न साइंटिस्ट हूं, न आदरणीय सदस्य साइंटिस्ट हैं। इसके लिए टेक्निकल साइंटिस्ट की टीम बना देंगे हम विभाग की ओर से, ठीक है, रूप से, और उसके आधार पर शीघ्र कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई पुन्नूलाल मौर्य जी, सोनी पर विश्वास नहीं है। माननीय भविष्य के लिए हम प्रतिबंध लगा देंगे। माननीय सभापति महोदय, जब आप संशोधन कर रहे हैं तो बेशरम समझते हैं ना आप। माननीय सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय जी, मैं पूछ रहा हूँ जी, एक बेशरम का झाड़ लगाते हैं हम, है बेशरम का झाड़ लगाते हैं और उसके डंडी का आजकल गांव-गांव में लकड़ी के रूप में गरीब लोग उपयोग करते हैं। खेत खराब कर रहा है। हाँ, वो पूरी तरीके से शरीर को टीबी तक कुछ में होता है, ऐसा लोगों का कहना है। तो आप जब परीक्षण कराए तो बेशरम झाड़ को भी जोड़ लीजिए, परीक्षण करा दें जी। माननीय सभापति महोदय, वन विभाग के साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, सबके साथ मिलकर किसका भी अध्ययन कराएं। पुन्नूलाल मौर्य जी। माननीय सभापति महोदय, एनपीएस से पुनः ओपीएस योजना का विकल्प के रूप में लगभग 2,91,797 अधिकारी कर्मचारी हैं। तो क्या ये पीएनएस योजना के हैं
या पीएनएस योजना में अलग है, ओपीएस योजना में कितने अलग अलग बताने कष्ट करेंगे? माननीय सभापति महोदय, एनपीएस और ओपीएस दो मूल रूप से दो प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं। इसमें सभापति महोदय पहले 2004 से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूरे देश में जैसे लागू हुआ था, वैसी ओल्ड पेंशन स्कीम के जगह पे न्यू पेंशन स्कीम जैसे भारत सरकार ने लागू किया था और विभिन्न राज्यों ने लागू किया था, वैसी इसको छत्तीसगढ़ में भी लागू किया गया था। पिछले बार 2022 में सभापति महोदय ओपीएस स्कीम को लाया गया उस समय के बीच के कर्मचारियों के लिए। तो 1 नवंबर 2004 के पहले कर्मचारी जो ऑलरेडी ओपीएस में हैं, उनके पेंशन संबंधी, उनके पीएफ संबंधी जो विषय होते हैं, उनको हैंडल करने का काम सभापति महोदय जो करता है वो महालेखाकार करते हैं, जो भारत सरकार के संस्था है। और उसके बाद की जो ओपीएस के केस हैं, नवंबर 2004 के बाद के जो केस जो बाद में विकल्प दिया गया एनपीएस और ओपीएस का, तो उसमें से लगभग 7,000 कर्मचारियों ने एनपीएस एडॉप्ट किया और लगभग 2 लाख से अधिक कर्मचारियों ने ओपीएस को एडॉप्ट किया। तो जो भी एडॉप्ट किए हैं सभापति महोदय, उनको चूंकि अभी ओपीएस भारत सरकार और दूसरे जगहों पे लागू नहीं है, इसलिए हमारा डायरेक्टरेट खुद उसको हैंडल करता है। इसलिए 2 अलग अलग प्रकार की संस्थाओं को उसको हैंडल करना होता है। माननीय सभापति महोदय, एनपीएस और ओपीएस में जितने अधिकारी और कर्मचारी के भविष्य निधि कटौती कितने कितने प्रतिशत होती है तथा कटौती राशि कहां कहां जमा होती है, और एनपीएस की कटौती प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी को कब तक बंद की गई? जो एनपीएस की कटौती है सभापति महोदय, वो जो 2 प्रकार के उसमें कंपोनेंट्स होते हैं। एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, दूसरा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है सभापति महोदय, वो लगभग नहीं, एग्जैक्ट 10% होता है। और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो पहले 10% होता था, अभी उसको बढ़ा करके मोदी जी ने पहले सेंट्रल लेवल पे 14% किया है, 14% किया है। तो ये दोनों जो राशि होती है वो पीएफआरडीए में जमा होती है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पूरे देश के लिए है पीएफआरडीए, उसमें जमा होती है और वो उसका उचित नियोजन करता है उस राशि का। और जहां तक जीपीएफ का प्रश्न है सभापति महोदय, वो 10% उसकी कटौती होती है और वो रिटायरमेंट पे मिलती है जीपीएफ। माननीय सभापति महोदय, एनपीएस के स्थान पर ओपीएस का जो चयन करने वाला अधिकारी कर्मचारी भविष्य निधि कटौती वर्तमान में कितने प्रतिशत है, तो लागू किस दिनांक से है, अब तक कुल कितनी राशि जमा की गई है और कितना प्रतिशत ब्याज प्रति वर्ष दे है, वर्तमान में कर्मचारी के एनपीएस में क्या स्थान? सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो 2 अलग अलग प्रकार के एजेंसी हैंडल करते हैं, जो महालेखाकार हैंडल करते हैं नवंबर 2004 के पहले के प्रकरणों का, और उसके बाद के जो एडॉप्ट किए हैं ओपीएस, उनका डायरेक्टरेट फिनांस उसको हैंडल करता है। उसके संबंध में मूल क्वेश्चन था, जो ब्याज मिलता है, जो ब्याज रेट है वो 7.1% है पीएफ पर, प्रोविडेंट फंड पर जो ब्याज मिलता है वो 7.1% है एज ऑन टुडे, आज की तारीख में 7.1% है। और जो जानकारी उन्होंने पीएफ के संबंध में और एडिशनल जानकारी चाहिए है वो मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा। श्री राम कुमार टोप्पो। नहीं, माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न है, जिन अधिकारी कर्मचारी के पीएनएस के स्थान पर ओपीएस चुना गया है, कुल कितनी राशि जमा है तथा उन्हें भविष्य में जमा राशि के किस तरह उन्हें प्राप्त होगी, उनके खाते में क्या जमा किए जाएंगे, ये बताने कष्ट। माननीय सभापति महोदय, जो पैसा होता है एनपीएस के अंतर्गत, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ये दोनों जो जमा होता है सभापति महोदय, वो 22,000 पीएफआरडीए में 22,000 करोड़ लगभग जमा है। और जिन्होंने ओपीएस एडॉप्ट किया है उसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो हुआ है उसमें पहले, और उसमें लाभांश उसको पीएफआरडीए इन्वेस्ट करती है उचित तरीके से, उसमें लाभांश आता है,
तो लाभांश की राशि लगभग इसमें 22,000 करोड़ में से लगभग 10,000 करोड़ राशि लाभांश की ही है। तो जो इम्प्लाई का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है, प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है, और उस पर जो लाभांश आया है वो दोनों को सभापति महोदय वही उस पर इम्प्लाई का हक होगा, और जो इम्प्लायर है सभापति महोदय मतलब छत्तीसगढ़ सरकार है उसके लाभ उस राशि पर जो लाभांश है, और सरकार ने जो जमा किया है पहले 10% जो जमा होता था और 14% बाद में जो जमा होता है उसका वो राशि इम्प्लायर को मतलब राज्य सरकार को मिलेगी। एक मेरा आखिरी प्रश्न है 2004 के पहले नौकरी लगने वाले का ओपीएस पुराना पेंशन की बता दिया, आप एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन योजना 2004 के बाद नौकरी करने वाले अधिकारी कर्मचारी को क्या जीपीएफ फंड में कटौती की राशि उनके खाते में जमा होगी, ये बता दें। एक बार फिर से बोले सभापति। 2004 के बाद जी जो नौकरी करने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं जिसके जीपीएफ खाते में जमा नहीं है, क्या उनके खाते में वो राशि जमा होगी, उन्हें देय होगी? नहीं सभापति महोदय, जो जीपीएफ है 2004 के बाद जिन्होंने एडॉप्ट किया है ओपीएस को, उनके खाते में निश्चित रूप से जीपीएफ जमा होगी सभापति महोदय, जो ओपीएस एडॉप्ट कर लिए हैं। और जो एनपीएस में जो ऑलरेडी बने हुए हैं वो पीएफआरडीए में उनका पैसा जमा होता रहेगा सभापति महोदय 10% 14% के रूप में। माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि 22,000 करोड़ लगभग पीएफआरडीए में जमा है जो एनपीएस की राशि है, तो क्या उसे लेने के लिए कोई कार्य योजना है? वो कैसे एम्प्लॉय तक कैसे वो पहुंचेगा, उसका लाभ, ये इसके बारे में कुछ बता दीजिए। जो सभापति महोदय जो राशि जमा है 22,000 करोड़, उसमें से कुछ राशि तो करंट इम्प्लाइज की है। करंट इम्प्लाइज जो अभी भी एनपीएस में है, जैसे छत्तीसगढ़ में 400 से अधिक ऑल इंडिया सर्विस अर्थात आईएएस आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उनका भी है। जो एडॉप्ट करने का विकल्प दिया गया था उसमें करीब 7,000 ने एनपीएस भी एडॉप्ट किया है, उनका ऑलरेडी मीटर चल रहा है, तो उनका पैसा तो वापस होने वाला कोई विषय नहीं है। तो जो इम्प्लाई है उसका जब रिटायरमेंट होगा, रिटायरमेंट जिस दिन होगा उस दिन इम्प्लाई का जो पैसा है पीएफआरडीए से इम्प्लाई को मिल जाएगा, भले ही वो अब ओपीएस में आ गया है, लेकिन बतौर एनपीएस जो उसने पैसा जमा किया हुआ है वो इम्प्लाई के खाते में आ जाएगा जिस दिन वो रिटायर होगा, उसके लाभांश और योगदान के साथ ही। और जो इम्प्लायर का पैसा है मतलब सरकार का जो पैसा है उसी के साथ इम्प्लाई के रिटायरमेंट के साथ ही वो पैसा जो इम्प्लायर का कंट्रीब्यूशन है वो लाभांश और प्रिंसिपल अमाउंट से ही सरकार के खाते में आ जाएगा। श्री राम माननीय सभापति महोदय, उमेश बाबू को तो उधर पूछ लेना चाहिए माननीय भूपेश बघेल जी से। एनपीएस ओपीएस के पूरा राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं वो, पूरा कांग्रेस का एजेंडा बनाया उन्होंने, सभी देश ने लागू किया, उसके प्रदेश ने आपके क्या एनपीएस है क्या ओपीएस है, उसको यहाँ प्रश्न पूछ बाजू। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मैनपाट में कर्मा एथनिक रिसोर्ट जो बना था वो किस फॉर्म को टेंडर प्राप्त हुए और क्या डीपीआर में उल्लेखित सभी कामों को समय अवधि के अंदर कार्य को पूर्ण किया गया है क्या? माननीय सभापति महोदय, विधानसभा सीतापुर अंतर्गत स्वदेश योजना के अंतर्गत ट्राइबल टूरिज्म सर्किट परियोजना हेतु कमलेश्वरपुर में शासकीय भूमि खसरा नंबर 139 रकबा 18.960 हेक्टेयर भूमि कलेक्टर सरगुजा द्वारा 13/12/17 के माध्यम से आवंटित किया गया था। निर्माण वर्ष 2019 से 2021 कुल लागत 21.37 करोड़ है। इसमें सभापति महोदय केवल इतना बता दीजिए कि ये किस फॉर्म को टेंडर मिला था और जो जो डीपीआर में शामिल थे वो सभी कार्य समय अवधि के अंदर पूरे हुए क्या, ये सिर्फ बता दीजिए फिर आगे बढ़े। इसमें टोटल 32 कार्य थे जो 2019 से 21 के मध्य कंप्लीट हो गए हैं। डीपीआर में टोटल 32। किसको मिला था टेंडर, काम करने वाला एजेंसी कौन था? TCIL कंपनी थी। ये लोकल छत्तीसगढ़ की थी कि बाहर की थी? नहीं, मेरे अंदर TCIL बाहर की होगी।
बाहर ठीक है सभापति महोदय, मैं आगे बढ़ जाता हूं। माननीय मंत्री जी ने ये स्पष्ट स्वीकार किया है कि डीपीआर में उल्लेखित जो 32 काम, जितने भी उल्लेखित कार्य हैं, सभी कार्य पूर्ण हो गए समय अवधि के अंदर में। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि चैन फेंसिंग कार्य जो उस क्षेत्र माने रिसोर्ट की सुरक्षा के लिए शायद एक बाउंड्री वाल की तरह है, ये कितने लागत इसके लिए था? क्योंकि डीपीआर जब बने होंगे तो सभी के लिए अलग अलग पूरा डिटेल बनाया गया होगा, तो कितना लागत थे और ये कार्य पूर्ण हो चुके हैं आपने पहले बता दिया था। और दूसरा गार्ड रूम जो है उसका कितना लागत है, दोनों विषय का बता देंगे। चैन लिंक फेंसिंग का काम 141.98 लाख का था, लेकिन वास्तविक लागत 95.15 लाख। और गार्ड रूम हो गया राम कुमार जी। गार्ड रूम का 2.73 लाख का था, लेकिन 4.18 लाख में कंप्लीट हुआ। इसी में प्रश्न है, ये जो आप बता रहे हैं कि इतने लागत की काम थी, ये काम अधूरा है वर्तमान में। ये जो चैन फेंसिंग कार्य है, ये टोटल जितने हेक्टेयर भूमि आपने जो हमको बताया है, ये पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए निर्धारित होगा, लेकिन ये काम अभी अधूरा है। आपके कहे के अनुसार 95 लाख का यदि इसमें प्रावधान था, तो इसमें 30 लाख या 40 लाख के बीच की राशि का काम अभी भी उसमें नहीं हुआ है। ये मेरा दूसरा। गार्ड रूम का काम वहां पे नहीं हुआ है। उसके बाद में कई काम ऐसे उसमें जिक्र हैं जो जैसे 2 पार्टों में वहां पे काम हुआ है, एक रोड के इस साइड में, और रोड के दोनों मिलाकर एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनता है, जिसमें से अभी भी वहां बहुत सारे काम अधूरे हैं और उसके कारण से कई वहां पे नुकसान भी देखे जाते हैं। तो आप इस पे क्या कहेंगे? कब तक पूर्ण कराएंगे? नहीं, पूर्ण तो हो चुका है उनके जवाब पर, क्योंकि ये मामला 2021 तक का पूर्ण करने का बता रहे हैं। तो ये सारे दस्तावेज बोल रहे हैं पूर्ण हो गया है, आप भी बोल रहे हैं कार्य पूर्ण हो चुका है, तो फिर ये काम भौतिक सत्यापन पे वहां पे अधूरा क्यों है? ये गलत जानकारी कैसे? इस पे क्या कहेंगे मंत्री जी? डीपीआर के अनुसार जो कार्य स्वीकृत हुए थे, वो कार्य जो पूर्ण हुए हैं, सिर्फ ऊपर के जो हिस्से में एक पार्ट अलग है जहां कुछ पानी की कमी थी, वहां का भी काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन वो ऑपरेशन में भी नहीं आ पाए हैं। कर्मा एथनिक रिसोर्ट के वर्कशॉप सेंटर, सेवेनियर शॉप, रिसेप्शन एंड फैसिलिटेशन सेंटर एवं ट्राइबल इंटरप्रिटेशन सेंटर, ये दूसरे साइड में है। वहां पर पानी की कमी से वो काम कंप्लीट होने के बावजूद संचालन में नहीं है। लेकिन इसमें आपने दिया है कि द्वार निर्माण कार्य, तो द्वार निर्माण कार्य उसमें तो हुआ ही नहीं है, खुला है। उसके बाद टंकी वगैरह का जो आपने बताया है सारा अधूरा है। आपके रिकॉर्ड में कंप्लीट है, माननीय सदस्य के कहने हैं कि काम नहीं हुआ है। आप अधिकारी को सदस्य के उपस्थिति में उसका भौतिक सत्यापन करा दीजिए। बिल्कुल करा देंगे। भुगतान स्थिति भी बता दीजिए। धन्यवाद। एक सवाल और है इसमें सभापति महोदय, एक प्रश्न। भुगतान स्थिति, एक प्रश्न ऐसा लग रहा है कि भुगतान में हेरफेर हुआ है। रुकिए 1 मिनट, मेरे को पूछने दीजिए, मैं आता हूं। सभापति महोदय, मंत्री जी मेरा इसमें पॉइंट है, उसके बाद बताते रहिएगा। एक आपने उसमें जिक्र किया है 67,630 रुपया मंथली मेंटेनेंस राशि वहां पे दिया जाता है। तो मैं इसमें यह पूछना चाहता हूं कि ये जो मेंटेनेंस करने का जो कार्य वर्तमान में कौन सा कंपनी कर रहा है? क्या इसका टेंडर होता है? ये स्टेट लेवल का टेंडर होता है कि लोकल स्तर का टेंडर होता है? और इसमें मेंटेनेंस में कौन कौन से कार्य सम्मिलित हैं, एक बार मुझे चिन्हित बता देंगे, फिर आगे क्लियर होगा। दिसंबर तक TCIL कर रहा था, अब विभाग कर रहा है। विभाग कर रहा है तो पहले कैसे, किस प्रावधान से कर रहा था और अभी विभाग किस प्रावधान से कर रहा है? और अगर विभाग कर रहा होगा तो वहां जो कर्मचारी हैं ऑलरेडी उनको कलेक्टर दर से पेमेंट दिया जाता होगा, जिस भी दर से, क्या वही काम करते हैं कि अलग से उनके लिए व्यक्ति हायर किए गए हैं? ये भी क्लियर करिएगा। गार्डन रख रखाव से संबंधित मजदूर लगे हुए हैं जो
बाहर के काम देखते हैं, और 2 जो मैनेजर हैं सैला में और कर्मा में, वो प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। सभी लोग वहां पर कार्य कर रहे हैं। नहीं, ये किस प्रावधान से ऐसा हुआ है? क्योंकि पहले आप बता रहे हैं कि कोई एजेंसी के द्वारा किया जाता था, तो एजेंसी के द्वारा किया जाता था, संभवतः टेंडर होता होगा, और अभी अगर विभाग कर रहा है तो फिर ये तो नियम कानून को तोड़ने वाला विषय हो गया। फिर अपनी मर्जी से विभाग कैसे काम कर रहा है? वो कौन से नियम के तहत कर रहा है, एक बार बताएंगे? कि डबल इंजन के नियम से किया जा रहा है। चूंकि रामकुमार यादव जी 2019 से 21 में बनी से, चूंकि ये यात्रियों के रुकने के लिए है और इसमें पर्यटन विभाग यात्रियों के सुविधा के लिए अपने हिसाब से कर्मचारी रखता है, और मैं बताना चाहूंगा कि सितंबर 24 से जनवरी 26 तक कुल व्यय राशि 14,50,548 रुपए है। 11,526 सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, 1,42,40,00,000 रुपया माननीय मंत्री जी, उसी मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि 67,630 रुपया प्रति महीना केवल मेंटेनेंस राशि आपने वहां पे आरक्षित किया है, जिसमें प्लम्बरिंग काम भी है, और उसमें शायद संभवतः मेंटेनेंस में घास उखाड़ने से लेके पोताई करने तक सब होगा, माने उसमें टेक्निकल काम नहीं है। तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूं, मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा, क्या स्वयं सहायता समूह लोकल के समूह को इस मेंटेनेंस हेतु प्रावधानित करेंगे क्या? चूंकि बाहर के पर्यटक आते हैं, थोड़ा सा उसके लिए कुशल व्यक्ति रखे जाते हैं, और मैं वही बताना चाह रहा हूं। मैं इसलिए पूछना चाह रहा था कि इसमें क्या क्या काम समझ, घास उखाड़ने के लिए कुशल व्यक्ति की जरूरत है, स्वयं सहायता समूह उससे कुशल कोई हो ही नहीं सकता। लीजिए, बहुत ही अच्छे दोनों रिसोर्ट हैं, और पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है, लगातार उसमें आय में वृद्धि हो रही है। हम अच्छे श्रमिक रख के पर्यटकों की सुविधा बढ़ा रहे हैं, और अच्छा इनकम वहां से जनरेट हो रहा है, और उसी इनकम के मध्य से कुशल श्रमिक रखे जा रहे हैं, और बहुत कम खर्च करने के बावजूद हम अच्छी इनकम वहां से ले रहे हैं। श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल। सभापति महोदय, बच गया सभापति नहीं, बच गया। नहीं, अंतिम प्रश्न। हाँ, अंतिम प्रश्न ये क्लियर नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये 67,000 की जो राशि मेंटेनेंस वाला है, ये स्वयं सहायता समूह को किया जाए। और दूसरा मेरा ये लास्ट प्रश्न है कि कर्मा एथनिक रिसोर्ट जो है ये कितने भूमि पर बना हुआ है, एक बार बता देंगे, फिर एक ही बस छोटा सा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी वहां श्रमिक कार्य कर रहे हैं वो स्थानीय लोग ही हैं, कोई बाहरी लोग वहां पर काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ तालमी सेंटर का एक प्लेसमेंट कर्मचारी को छोड़ बाकी सभी स्थानीय लोग ही वहां पर कार्य कर रहे हैं। और क्या पूछे, रकबा? हाँ, कितना रकबा है? रकबा मैं पहले बताया था आपको, एक बार और बता दीजिए। स्वदेश योजना अंतर्गत ट्राइबल टूरिज्म सर्किट परियोजना हेतु ग्राम कमलेश्वरपुर तहसील मैनपाट स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 139, रकबा 18.96 हेक्टेयर भूमि। ठीक है सभापति महोदय, मैंने इसलिए इस विषय को दोहराया था, आप पूछना ये चाह रहे लास्ट थे? है सभापति महोदय, ये लास्ट है कि शीतकालीन सत्र 2025 में मैंने इसी विषय में प्रश्न किया था, कितने हेक्टेयर पे बना है। उस पे जवाब आया था कि लगभग 5.46 हेक्टेयर भूमि पर कर्मा एथनिक रिसोर्ट बना है, और अभी आप बता रहे हैं 8 पॉइंट कुछ बता रहे हैं। ये दोनों जवाब सरकारी सदन पे प्राप्त हुए जवाब है, ये दोनों में वेरिएशन क्यों? माननीय सभापति महोदय, दोनों ही जवाब सही है। 18.96 हेक्टेयर भूमि आवंटित हुई है, और वो जो 5 पॉइंट जितना इनको जवाब मिला है वो निर्माणाधीन है, शेष भूमि खाली है वहां पर। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। आधे मिनट का प्रश्न, हाँ, आधा प्रश्न कर लीजिए। आधा मिनट का आधा प्रश्न। माननीय प्रश्न करने वाले उसी जिले के हैं, सीतापुर से विधायक हैं, और माननीय मंत्री जी वहीं के रहने वाले हैं। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, पर्यटन के मंत्री हैं, पर्यटन संबंधी प्रश्न हैं, क्या एक भी बार आप मंत्री बनने के बाद मैनपाट गए हैं? माननीय सभापति जी, नेताजी जाते हैं तो वहीं रात रुकते हैं हमेशा, जब भी जाते हैं।
उन्हीं को बोलने दीजिए ना, वहाँ तो रात रुकने के बहुत सारे साधन है। नहीं नहीं, पर्यटन उसमें स्थल तो इसलिए अपूर्ण है, बनाए गए। उत्तर अधूरा है। मंत्री जी रुकते हैं नहीं रुकते अलग बात है। आज क्या नेताजी आपने को नेता प्रतिपक्ष जी को आमंत्रित किया रुकने के लिए? और नहीं देखिए किया तो उनको सभापति जी, आमंत्रित कीजिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति जी, आज माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को स्वायत्तता प्राप्त है। आज प्रश्न में कई बार खड़े हुए हो पूछने के लिए, बधाई आपको। माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो प्रश्न किया है, मैं अभी 2-3 महीने पहले वहां मैनपाट महोत्सव हुआ था, उसमें गया था और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी को अपने साथ सभी जगह घुमाया था। और वो वहां के उल्टा पानी, हालांकि उसमें पर्यटन का कोई रोल नहीं है, उल्टा पानी में पर्यटन ने वहां कोई काम नहीं किया, नेचुरल है, लेकिन उसको देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए और बोले कि मैं इसको पूरे देश में, ये जो उल्टा पानी एक जगह जो दिखी है जिसमें पानी भी ऊपर चढ़ता है और गाड़ियां भी न्यूट्रल कर दीजिए तो ऊपर चढ़ता है। मैंने जिस बात का उल्लेख किया, आप बुलाए और दिखाए क्या? नहीं, ये मेरी गलती तो आप है, आमंत्रित कीजिए। ये मेरे से गलती हुई है। श्रीमती मैं हर्षिता स्वामी आदरणीय बघेल से क्षमा मांग रहा हूँ और भविष्य में आप बुलाइए। आमंत्रित कर रहा हूँ। मेरा सवाल था, माँ बमलेश्वरी के धर्म स्थल में पर्यटन में का बहुत बड़ा योजना प्रसाद पर्यंत में श्री यंत्र भवन का निर्माण कराया गया। और इसे मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं यही पूछना चाहूंगी, क्या ये भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है? ये दूसरा प्रश्न है मंत्री जी। श्री यंत्र भवन का पूछे ना, कि पूरे का? पूरे जो पूरा योजना है आपका, प्रसाद योजना के तहत श्री यंत्र भवन और पूरे कार्य का कंप्लीट पूर्ण हो चुका है? प्रसाद योजना उक्त निर्माण कार्य प्रारंभ करने की तिथि 8/1/2021 है तथा कार्य पूर्णता की तिथि 25/2/2025। कार्य को पूर्ण करने में थोड़ा समय लगा, अभी 90% कार्य पूर्ण हुआ है, 10% कार्य बाकी है। अच्छा, इसमें मैंने पूछा था, इसमें केंद्र की राशि और राज्य की राशि कितनी है? उसमें आपने कहा राज्य निरंक है, राज्य की राशि निरंक है और केंद्र में 2106.99 लाख केंद्रांश दिया गया, जिसमें आपने भुगतान क्या है 1658.37 लाख का भुगतान किया। क्या बाकी की जो छोटे ठेकेदार हैं उनका भुगतान कर लिया गया है? उसका निर्माणकर्ता एक ही कंपनी है और जैसे जैसे काम होते जा रहा है उसको भुगतान किया जा रहा है। मेरा सवाल था भुगतान का हुआ है या नहीं हुआ है? भुगतान लगातार हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, मैं बताना चाहूंगी, कार्य टेलीकम्युनिकेशन कंस्टलेशन इंडिया लिमिटेड भारत सरकार को उपक्रम के माध्यम से ये निष्पादन किया गया। ये इनके आंसर में है, जो एजेंसी को इन्होंने दिया गया था और कैसे विलंब हुआ, कैसे क्या हुआ, उसकी पूरी सूची इन्होंने बताई है। 5 कारणों से यहाँ पे विलंब हुआ, जिसमें संचालक जो थे श्री पंकज झा जी, जो कि सड़क दुर्घटना में आकस्मिक निधन होने के बाद वो एजेंसी को बदला गया या नहीं बदला गया? उनके निधन के पश्चात वो एजेंसी उनकी पत्नी के नाम से आई, जिसके कारण से आदरणीय सभा को या उनके भाई के द्वारा संचालन किया गया। और इन्होंने जवाब में ये भी कहा मेरे सवाल के कि एनआईटी रायपुर के माध्यम से जांच टीम, जो कि 30/5/2024 के संतोष प्राप्त आपने, हाँ ठीक है ना, कार्यों का परीक्षण किया गया। तो परीक्षण क्या एक ही बार हुआ कि और भी इसके परीक्षण किए गए हैं? नहीं, समय समय पर कार्य के कितने बार परीक्षण किया गया? परीक्षण जांच कितनी बार की गई है? नियमानुसार लगातार। कितने बार? अब कितने बार क्या, जब जरूरत होता है निर्माण कार्य चलता रहता है, परीक्षण उसको एक्चुअल में। मेरे पूछने का तात्पर्य ये है क्योंकि आप 2021 में ये इसका प्रश्नकाल समाप्त हुआ था। पत्रों का पटल पे रखा जाना।